अब एक कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज बात होगी एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट से। दिसंबर तिमाही में कंपनी ने हमसे नतीजों पर बातचीत की। कंपनी के मैनेजमेंट से उनके नतीजे कैसे रहे, दिसंबर तिमाही कैसी रही, विस्तार से इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करते हैं। लेकिन एक बार पहले ENIL कंपनी क्या है, मैनेजमेंट से बात करने से पहले ये जान लेते हैं। देखिए 1999 में कंपनी की शुरुआत हुई। बड़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड कंपनी है ये। 1999 से कारोबार की शुरुआत इन्होंने की है। बेनेट कोलमैन एंड कंपनी की सब्सिडरी है ये, आपको बता दें। BCCL द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है और साथ ही रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में मिर्ची को ऑपरेट करती है ये कंपनी। देश भर में रेडियो मिर्ची के करीब 6 करोड़ 30 लाख श्रोता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी का कारोबार कितना ज्यादा फैला हुआ है, कंपनी यहाँ पर कितना बड़ा कामकाज करती है। अगर उनके नतीजे देखेंगे, कंपनी की आय यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिली है। तिमाही नतीजे 85 करोड़ से कंपनी की आय बढ़कर 104 करोड़ पर जाती हुई दिखी है, जो कि 22% का जंप है। वहीं कंपनी के मार्जिन 24% से 35.6% पर जाते हुए दिखे हैं। तो यहाँ पर भी अच्छी तेजी के बीच ही ट्रेड नतीजों के दम पर देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नतीजों पर इनके नतीजों पर इनके मैनेजमेंट से बातचीत कर लेते हैं। ENIL के MD और CEO प्रशांत पांडे अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले तो ढेरों शुभकामनाएं। कंपनी की आय और मार्जिन के फ्रंट पर अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं। टॉप लाइन और मार्जिन में कहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशन आता हुआ दिखा, और रेवेन्यू में जहाँ पर हमने सिचुएशन दिखी है, रेवेन्यूज के फ्रंट पर भी आप हाईलाइट्स क्या करना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच आपके इंट्रोडक्शन के लिए, कंपनी का इंट्रोडक्शन जो आपने दिया। और नतीजों के बारे में बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कंपनी ने रेवेन्यूज ग्रो किया है वो 17% ग्रो किया है। लेकिन हमारी कंपनी में 2 बिजनेसेस हैं। आप जानते होंगे कि एक हमारा कोर रेडियो बिजनेस है, जो आपने बताया रेडियो मिर्ची के नाम से जाना जाता है, और दूसरा बिजनेस है हम जिसे कहते हैं सोल्यूशंस बिजनेस, जहां पे हम एडवर्टाइजर को जाके सोल्यूशंस देते हैं, जिस सोल्यूशन के अंदर रेडियो के अलावा काफी और चीजें भी हम जोड़ के बेचते हैं। जो रेडियो बिजनेस है उसने एक्चुअली 23% का ग्रोथ रजिस्टर किया है इस क्वार्टर के अंदर, और सोल्यूशंस बिजनेस फ्लैट रहा है कंपेयर टू लास्ट ईयर, क्योंकि सोल्यूशंस बिजनेस में हमारा जो होता है ऑन ग्राउंड कंपोनेंट, जो इवेंट्स करते हैं हम लोग क्लाइंट्स के बिहाफ पे, और जो हम लोग इम्पैक्ट प्रॉपर्टीज बनाते हैं, जो टेलीविजन शोज की तरह जाते हैं, वो काफी सारा हिट हो गया था, क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट्स ने लॉकडाउन पूरी तरह से हटाए नहीं थे, कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शन वगैरह काफी रखी हुई है वेन्यूज पे, उस वजह से सोल्यूशंस बिजनेस हमारा फ्लैट रहा है। लेकिन अगर आप मार्जिन की तरफ देखें तो जैसे आपने बताया, एबिटा मार्जिन हमारा 35.6% आया है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। और उसका एक रीजन है जो आपके इन्वेस्टर्स शायद ऑलरेडी जानते होंगे, कि जो एक रेडियो बिजनेस होता है वो उसमें कॉस्ट्स होते हैं जो काफी फिक्स्ड कॉस्ट्स होते हैं। तो जब रेवेन्यू गिरता है तो फिर वो मार्जिन भी बहुत जोर से गिरता है, लेकिन जब रेवेन्यू बढ़ता है, जैसे इस क्वार्टर में बढ़ा है, तो फिर मार्जिन भी बहुत बड़ी तरीके से फिर वो ग्रो होते हैं। तो ये हमने देखा है इस क्वार्टर के अंदर, मार्जिन बहुत स्ट्रॉन्ग आया। हमारा पैट जो आया है वो भी पॉजिटिव 11 करोड़ आया है। सेम पैट लास्ट ईयर इस क्वार्टर में नेगेटिव 2.7 करोड़ आया था। तो पूरी तरीके से कंपनी का इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस टर्न अराउंड हुआ है कंपेयर टू 1 ईयर बैक, एंड आई थिंक कि गोइंग फॉरवर्ड भी ये चलता रहेगा। बहुत अच्छी बात है और पूरी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से टर्न अराउंड की आप बात कर रहे हैं, आगे भी ऐसा ही प्रदर्शन जारी रहे। मार्जिन्स की आपने बात की, ऑफ कोर्स मार्जिन्स में दमदार इंप्रूवमेंट सालाना आधार पर हमने देखा है। क्या मेजर्स रहे, क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे जिसके चलते मार्जिन्स में इतना बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिला? देखिए 2 साल पहले जब पैंडेमिक आया था हमारे देश के अंदर, तो ऑब्वियसली सब कंपनीज ने अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को काफी कम किया था। तो हमने भी हमारी कंपनी में बहुत सारे कॉस्ट रिडक्शंस किए थे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर आप देखें ऑफिसेज में हम लोग ने एक नए तरीके से काम करना शुरू किया। हम लोग सब ने इस कंट्री में नए तरीके से काम करना शुरू किया। सो ऑफिस स्पेसेस हमने सरेंडर की हैं, तो रेंट इनकम गिरी है, उससे इलेक्ट्रिसिटी की इनकम का खर्चा गिरा हुआ है। कई और सारे जो ओवरहेड्स होते हैं कंपनी के, जो रियली देखा जाए तो एक अननेसेसरी खर्चे होते हैं हमारे कंपनी में। और जब व्हेन द गोइंग इज गुड, आप कभी हम लोग इनके बारे में सोचते नहीं है, लेकिन जब ये पैंडेमिक आया तो काफी सारे ये सब जो रिडंडेंट एक्सपेंसेस थे हम लोग ने इसको रिड्यूस कर दिए हैं, विद द रिजल्ट के आज इवन टुडे 2 साल के बाद, और जबकि इतना कंपैरेटिवली आप कोविड का इम्पैक्ट कम हो गया था इस साल में, उसके बावजूद भी हमने अभी हमारा कॉस्ट जो है अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो अभी भी 25-26% कम है कंपेयर टू 2 इयर्स अगो। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कंपेयर टू 2 इयर्स अगो हम लोग उस टाइम पे हम कितने ब्लोटेड हुआ करते थे, अनइंटेंशनली होते थे ऑफ कोर्स, बट इस वक्त हम लोग कितने लीन
और मीन हो गए हैं। तो इवन दो रेवेन्यू फुल्ली पिकअप नहीं हुआ है अभी हमारे इंडस्ट्री में, और अगले क्वार्टर्स में रेवेन्यू फुल्ली पिकअप हो जाएगा, प्री पैंडेमिक लेवल तक चला जाएगा, फिर आप इमेजिन कीजिए कि जब हम इतने लो कॉस्ट स्ट्रक्चर से ऑपरेट करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे प्रॉफिट मार्जिन आगे भी अच्छे आते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े ही कन्विक्शन के साथ आप ये बातें कह रहे हैं, लेकिन साथ ही पैंडेमिक की अगर बात करें, थ्रू आउट द पैंडेमिक हमने देखा हर सेक्टर, हर इंडस्ट्री को यहाँ पर पेन और प्रेशर पॉइंट्स ज़रूर झेलने पड़े थे, और पर्टिकुलरली रेडियो बिजनेस की अगर बात करें, हार्डेस्ट हिट वहाँ पर भी पड़ता हुआ हमने देखा था कोरोना काल में। मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इसका एक असर पड़ता हुआ हमने देखा था। करंट सिचुएशन कैसी है रेवेन्यू के फ्रंट पर, साथ ही आपकी ग्रोथ में मुनाफे का कॉन्ट्रीब्यूशन किस तरह से देखने को मिल रहा है, और प्री पैंडेमिक लेवल के कितने स्तर तक आप पहुंचते हुए फिलहाल दिख रहे हैं? देखिए, आपने जो कहा कि रेडियो को बहुत हिट हुआ था पैंडेमिक से, ये बहुत सही बात है, और मैं इसका रीजन बताता हूँ। क्योंकि जो रेडियो बिजनेस है उसका जो मेन रेडियो का काम है और जिसके लिए एडवर्टाइजर्स उसको यूज करते हैं, वो इसलिए है कि वो फुटफॉल जनरेट करता है। आपका माल बिक रहा है दुकान के अंदर या मॉल के अंदर, तो लास्ट मीडियम जो कंज्यूम होता है, जो बंदा जब गाड़ी में जा रहा होता है या स्कूटर पे जा रहा होता है या बस में जा रहा होता है, तो वो रेडियो सुनते हुए जाता है। तो इसलिए रेडियो का काम है फुटफॉल्स ड्राइव करना ना। जब रिटेल शॉप्स अगर बंद हो जाती हैं, जो कई महीनों तक बंद रही, पिछले साल और इस साल भी काफी टाइम तक बंद रही, और जहां पे टाइम की रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, तो रिटेल का जो सेंटीमेंट होता है वो बहुत बुरी तरह से गिर जाता है। और जब रिटेल का सेंटीमेंट गिर जाता है तो ऑब्वियसली वो एडवर्टाइजिंग कम करता है, और रेडियो को सबसे ज्यादा उसका असर पड़ा हुआ है। आपने पूछा कि फोरकास्ट हमारा क्या लग रहा है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से पैंडेमिक गया है लास्ट के 2-3 महीनों में, अब जनरली अपना एजम्पशन ये रहा है इस कंट्री में कि अब पैंडेमिक खत्म होता जा रहा है, धीमे धीमे उसकी इम्पैक्ट कम हो जाएगी। इतना तो मैं जानता हूं कि अगर अभी जनवरी में इतना बड़ा इम्पैक्ट आया था ओमिक्रॉन का, तो अगला अगर वेव आएगा भी तो कम से कम अगर वो 6 महीने तक अगर नहीं आएगा, तो इस बार हमारा फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर जो आएगा अगले साल का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग जाएगा कंपेयर टू पिछले दोनों सालों में। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर में कुछ ना कुछ लॉकडाउन आए हुए थे। सो गोइंग फॉरवर्ड मैं सोचता हूं कि फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर कंपैरेटिवली बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, और फिर हमको देखना पड़ेगा कि कोई और वेव ना आ जाए कहीं कोविड की, और अगर आती है तो फिर उसको हैंडल करना पड़ेगा। सर, अब बात करते हैं आपके डिजिटल ऐप प्लेटफॉर्म की। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर एक नई लॉन्चिंग और एक नया इनिशिएटिव है जो आप लेकर आए हैं। इस ऐप को लेकर आपकी क्या प्लान्स हैं, वहाँ से कितने रेवेन्यूज एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, और क्या और कोई ऐसे इनोवेटिव प्लान्स आप आगे बनाकर चल रहे हैं? देखिए, ऐप जो हमने लॉन्च किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्च है इस कंपनी के लिए। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे ये कंपनी का रीबर्थ हुआ है 2 दिन पहले जब हमने ये ऐप लॉन्च किया। ये कंपनी 1999 में लॉन्च हुई थी, 2001 में उसका पहला स्टेशन आया था, और 2022 में जाके ये हमारा रीलॉन्च या रीबर्थ की तरह इसको समझिए। इसका रीजन बताता हूँ उसका क्या है। मैं आपको, अभी हम लोग ने इसको इंटरनेशनल मार्केट्स में लॉन्च किया, हमने उसको यूएसए में लॉन्च किया है। अब आप सोचिए, हमारे यूएसए में 2 रेडियो स्टेशन ऑलरेडी चल रहे हैं जो ऑन ग्राउंड टेरेस्ट्रियल रेडियो स्टेशन है। एक है न्यू जर्सी में और एक है सैन फ्रांसिस्को में। लेकिन सिर्फ उधर के ही जो लोग रहते हैं वो इन रेडियो स्टेशन को सुन पाते हैं, और वो भी सिर्फ अपने रेडियो स्टेशन को सुन पाते हैं। अब अगर आप हैदराबाद से गए हुए हैं सैन फ्रांसिस्को, या आप अहमदाबाद से गए हुए हैं न्यू जर्सी, तो आपको हैदराबाद या अहमदाबाद मिर्ची का स्टेशन सुनने को नहीं मिलता। लेकिन जब हमने ये ऐप लॉन्च किया यूएस में, तो न कि आप सिर्फ अपना लोकल स्टेशन सुन पाएंगे, पर आप इंडिया के 11 और स्टेशन अवेलेबल है हमारे ऐप पे, वो आप सुन पाएंगे। तो इमेजिन करो, अगर आप न्यू जर्सी में रहते हो और आपको ये पता लग रहा है कि अहमदाबाद में ट्रैफिक जैम कैसा है, अहमदाबाद में फिल्म का रिव्यू कैसा है, और अहमदाबाद में कौन सा इश्यू डिस्कस हो रहा है। सो आई थिंक नॉस्टैल्जिया बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंटरनेशनल कम्युनिटीज में, और हम उसको टैप कर पाएंगे ये ऐप के थ्रू। और ऐप में एक और बहुत बड़ी बात है, उसमें यह है कि हमने ऑडियो स्टोरीज डाली हुई है। और ये आप जानते हैं कि इंडिया में कल्चर है कि सब लोग स्टोरीज सुनते हैं, एक दूसरे को नरेट करते हैं, और ये हमेशा की एक प्रैक्टिस रही है इंडिया में। तो ये हमने लॉन्च किया है जो कई लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप जानते हैं ग्लोबली पॉडकास्ट बहुत बड़ा फिनोमिनन बन गया है, इंडिया में बहुत छोटे लेवल पे है अभी। हमने इसको अभी एंटर किया है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे कंज्यूमर्स इसको बहुत बड़ी तरीके से इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये ऐप हम इंडिया में लॉन्च करेंगे तकरीबन मार्च एंड तक।
बिल्कुल। यहाँ पर एक और इनिशिएटिव और काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव, और जिस तरह से आपने इसे एक्सप्लेन किया और किस तरह से ये मायने रखता है व्यूवर्स के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा लगा सुन के। लेकिन आप थोड़ी फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। बैलेंस पोजीशंस की अगर बात करें और साथ ही डेट और कैश लेवल स्थिति कैसी है, नकदी लिक्विडिटी पोजीशंस क्या है, अगर कोई डिटेल्स आप शेयर करना चाहें। बिजनेस जो होता है बहुत कैश जनरेटिंग बिजनेस होता है, और उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है क्योंकि हमारी जो लाइसेंस फीस है वो हमने गवर्नमेंट को लाइसेंस पीरियड के बिगिनिंग में ही पूरी पे कर दी होती है। पूरे 15 साल की जो लाइसेंस फी है हमने बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में पे कर दी होती है। तो अब जब रेगुलर रेडियो बिजनेस रन होता है एक साल के अंदर, तो वो काफी ज्यादा कैश जनरेट करता है। तो इस वक्त हमारे पास 200 करोड़ के आसपास हमारे बैंक बैलेंस अकाउंट में है, और ये जो 200 करोड़ रुपया हैं ये हमारे पास अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। मैंने जैसे आपको समझाया कि मैं रेडियो में हम लोग शायद और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हम जरूर डिजिटल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम एक्सटर्नल डिजिटल अपॉर्चुनिटीज आएंगे उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो हमारे पास जो कैश पोजीशन है, अब हमको एक इन्वेस्टमेंट की तरह से हमें बहुत स्ट्रेंथ हमारे पास आई हुई है। और जैसे रेडियो बिजनेस रेगुलराइज होता है, जो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल से होगा, तो और भी ज्यादा कैश जनरेशन हमारे कंपनी में होगा। तो बेसिकली हमारा जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज है वो अब हमारे हाथ में होंगी इन अ बिग वे, एंड दैट इज व्हाट वी प्लान टू टैप इनटू। और एक आखिरी सवाल आपसे आप पूछना चाहूँगी, आगे के लिए, आगे के क्वार्टर्स को ध्यान में रखते हुए, कारोबार विस्तार को ध्यान में रखते हुए कोई ग्रोथ गाइडेंस अगर आप बताना चाहें, और आपके ग्रोथ में एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं आगे चलकर, ये हम जानना चाहेंगे। देखिए, हम फाइनेंशियल गाइडलाइंस प्रोवाइड नहीं करते हैं मार्केट को, लेकिन इन जनरल मैंने आपको बताया कि उम्मीद ये है कि अब पैंडेमिक का इम्पैक्ट कम होता जा रहा है, और रेडियो सेक्टर में पैंडेमिक का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहा था। सिर्फ इस वजह से ही रेडियो बिजनेस को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलना चाहिए, मेरी उम्मीद है FY23 में। ERIL का जहां तक कंसर्न है, हमारा सॉल्यूशंस बिजनेस को और भी ज्यादा हिट हुआ था पैंडेमिक का, और वो इसलिए और भी बड़े तरीके से ग्रो कर सकता है FY23 में। मैं आपको जनरल टर्म्स में ये बोल सकता हूँ, बट हम लोग फाइनेंशियल गाइडेंस नहीं ऑफर करते। श्योर सर, शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।